And a very warm welcome to our special show today. हम स्पेशल ट्रांसमिशन करें बजट के हवाले से। इससे पहले आपने देखा कि सैफान एंड अली नासिर आपको डिटेल में बताए थे कि इस बजट से क्या तवक्कुआत थी, उसके बाद बजट आने के बाद लोगों का रिएक्शन क्या हुआ। बिग डे टुडे सर्टनली तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपने दौर इक़्तिदार का दूसरा वफाकी बजट आज पेश कर दिया है। इस बजट से अवाम को पहले ही से कुछ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं थी। हर साल बजट की एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार होता है, लेकिन इस दफ़ा शायद कोरोना की वजह से मुल्की मईशत के हवाले से कुछ पहले ही बुरी सूरत हाल की वजह से लग ये रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र डाल के नहीं बैठे हुए थे। लेकिन बहरहाल जो एक्सपेक्टेशन थी एक ख़ास तबके की, वो उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। जब आज बजट की तकरीर कर रहे थे वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर, उस दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल नारे लगाते रहे, एहतजाज करते रहे। अगैन ये भी कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था। लेकिन जो नई बात हुई वो ये कि चीनी चोर और आटा चोर इस किस्म के नारे लगाए गए। हमाद अज़हर ने बजट 2020-21 पेश करते हुए मईशत की तबाही की जिम्मेदारी और बड़े ज़ोरदार तरीके से ये सारी की सारी जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर डाली और साथ ही साथ कोरोना पर भी डाली। वो डिटेल बताया कि क्या वजह है, वो बताना चाहते हैं कि क्या मिला उनको और कहाँ कहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं असर नौ तश्कील करने में, कुछ इदारों की, कुछ दीगर मामलात की। सो वो एक डिटेल चैप्टर था उनकी इस तकरीर का। जो उन्होंने बातें की हैं, जो तजवीज़ पेश की हैं इस बजट में, लेट्स हैव अ लुक। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, इसको हाईलाइट रखा गया है इस बजट की। दिफाई बजट 1290 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। FBI की टैक्स वसूलियों का हदफ 4963 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 1610 अरब रुपए रखने की तजवीज़। NST अवार्ड की तहत सूबों के लिए 2874 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का खालिस रेवेन्यू का तखमीना 3700 अरब रुपए है। अखराजात का तखमीना 7137 अरब रुपए लगाया गया। वफाकी बजट खसारा 3437 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सब्सिडीज़ की मद में 210 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबों को ग्रांट की मद में 85 अरब रुपए फराहम करने की तजवीज़। दीगर ग्रांट्स की मद में 890 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 650 अरब रुपए रखने की तजवीज़। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए और एहसास प्रोग्राम, जो अगेन गवर्नमेंट बार बार उसका जिक्र करती है, दे कंसीडर इट एज अ हाईलाइट ऑफ देयर गवर्नेंस। एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। इससे रिलेटेड बात यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये कहा कि हम आपको बता सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत की लेवल से नीचे चले गए हैं भारत में, उनका कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि हमने कामयाब तरीके से उन लोगों की मदद की है। ये जिस बता रही हूँ मैं उनकी ट्वीट की, जो उन्होंने एग्जैक्ट कहा वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। जिसको फिर फॉरेन ऑफिस का जवाब आया भारत के, उन्होंने कहा कि वो ये तजवीज़ रिजेक्ट करते हैं। बट द रीज़न आई सेड कि हाईलाइट समझते हैं एहसास प्रोग्राम की गवर्नमेंट के अंदर, इसको बार बार जिक्र किया जाता है और कोरोना से लड़ने का भी मेन फीचर यही रहा है। सैफान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ ही रहेंगे। एंड वेरी वार्म वेलकम टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अब्बासी साहब, अपनी सेहत के हवाले से मैं पहला सवाल करूँगी। डू शेयर विद अस, कैसी तबीयत है अब आपकी? एंड PMLN की अक्सर लीडरशिप अब कोरोना का शिकार है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। सो विच इज़ द स्टार्क रियलिटी? सो इस स्टार्क रियलिटी में इस बजट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? अब्बासी साहब। जी आ रही है। कम होता है, वैसे भी वही बात नजर आई है। इसको पूरे बड़े डॉक्यूमेंट को आप देख लें, ये 1 महीना भी नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं। 1 महीना भी नहीं कर सकते, इतनी पॉसिबल नहीं है। इसमें इतनी मैं गलत बयानी कहूंगा की गई है कि तो नहीं थी कि एक हुकूमत जो 2 साल गुजार चुकी है वो इस किस्म की बातें करेगी। आपने पिछले साल जो रेवेन्यू कलेक्ट किया 3.9 ट्रिलियन कलेक्ट किया, अब आप कह रहे हैं जी मैं
4.9 ट्रिलियन कलेक्ट करूंगा। तो ये 30% अजाफी टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा, ये किसी को बताया गया? तो ये बड़ी खाम ख्याली है। और ये आप देख लें ग्रोथ कहाँ जा रही है, नेगेटिव ग्रोथ पिछले साल आपकी आई है, अब आप 2.1% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो कैसे आएगी? तो एक यही कोई, मैं तो जो फिगर देखा है मेरी तो समझ से बाहर है कि कैसे बातें कर रहे हैं। सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि मिनी बजट आ जाएगा 2-3 महीने के बाद? जी, मिनी बजट किस चीज पे बनाएंगे? कि देखे ना, कोई आप जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो तो आप लोगों में इजाफी टैक्स लगाएंगे। आपने टैक्सेस तो लगा दिए, वो कलेक्शन होनी नहीं है। अब आप पेट्रोलियम लेवी को देख लें, 200 अरब से ज्यादा उसमें इजाफी रखा गया, ये अवाम की जेब से ही आएगा। तो जितने आपके मेजर्स हैं वो एंटी ग्रोथ हैं। जब ग्रोथ नहीं होगी आपको रेवेन्यू कहाँ से आएंगे? तो एक बड़ा एक विशेष साइकिल में हमारा मुल्क चला गया है। ये हुकूमत जो समझने से कासिर है, ये सिर्फ नंबर की जगलरी करके ये बजट का महीना गुजारना चाहते हैं। इसके बाद ये चल सकता नहीं है, वो भी जानते हैं। क्योंकि उनकी आप पिछला परफॉर्मेंस देख लें कि पिछले साल 55 अरब का इन्होंने रेवेन्यू टारगेट रखा था और आया है 4 अरब से कम। चले, मैं कहता हूँ 300 अरब कोरोना ने कर लिया, बाकी जो 1100-1200 अरब उसका क्या हुआ? तो कोई जवाब है नहीं। बड़ी बदकिस्मती है कि आज एक हुकूमत है जो ना हालात को समझती है, ना किसी को रिलीफ मैं ये साथ साथ ये भी बताई चल रहा हूँ, अली नासिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है सैफान खान के साथ साथ, सो उनसे भी एनालिसिस देंगे। मुझे खाकान अब्बासी साहब की आवाज़ नहीं आ रही, सो उसको प्लीज़ कनेक्ट करवा दीजिएगा। आई कम टू यू सैफान, ये टारगेट का कल जो हमने खबर सुनी थी, पहले ही लगा था अचीव नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसको ज़रा रिविजिट कर लें, जो अब्बासी साहब कह रहे हैं, डू यू थिंक ये ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है या एज एन इकोनॉमिस्ट कुछ बातें बड़ी उसमें हम समझ रहे हैं कंसर्न है? एग्जैक्टली यही पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि इस बजट में जो रेवेन्यू टारगेट है वो एक बार फिर बड़ा एम्बिशियस रख दिया गया है। इसमें खसारा छुपा हुआ है 1000 से 1200 अरब रुपए का। और आपको भी जी फरिया, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो नहीं फरिया, इस बजट में एक खसारा छुपा हुआ है तकरीबन 1000 से 1200 अरब रुपए का। अब इस सूरत हाल में हुकूमत जब कह रही है कि हम 27% से रेवेन्यूज अपने एफबीआर के ग्रो करेंगे, फरिया को आपको मेरी आवाज़ आ रही है फरिया? अब आ रही है, अब आ रही है सफान बात। तो फरिया, ये 27% एफबीआर रेवेन्यूज ग्रोथ प्रोजेक्ट करना ऐसे हालात में जब आप कह रहे हैं कि ग्रोथ आपकी 2.1% बढ़ेगी, इन्फ्लेशन 6.5% बढ़ेगी, तो ये कोई भी इसको नहीं कह सकता कि ये टारगेट सही रखा गया है। और इस बुनियाद पर होगा क्या? एक तो जिस तरह आपने कहा कि क्या मिनी बजट आएगा, एक ये पॉसिबिलिटी है कि इनको अपने जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज करने पड़ेंगे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, ये नंबर सारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और दूसरी जो सिचुएशन जो ज़्यादा लाइकली है वो ये है कि अपने खसारे पूरे करने के लिए इन्हें बैंक बोरोइंग करनी पड़ेगी। और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप बैंक से कर्जे लेंगे हुकूमत चलाने के लिए, अपने खसारे पूरे करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर जो ऑलरेडी जहां नौकरियां जा रही हैं, जहां ग्रोथ नहीं है, जहां इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, उनके लिए क्रेडिट और श्रिंक हो जाएगा। उनके लिए जो उनके एवेन्यूज हैं क्रेडिट के वो और बंद हो जाएंगे। एक तरफ जो आपने अपना फेडरल और प्रोविंशियल जो कंपोनेंट है पीएसडीपी का, उसमें 18% कमी कर दी है और आपके रेवेन्यूज आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 27% बढ़ जाएंगे, यानी हुकूमत भी कम खर्च करेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी आपके खसारे पूरा करने की वजह से उनको भी रूम नहीं मिलेगा, लोन्स नहीं मिल सकेंगे। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये रिलीफ बजट फॉर बिजनेस तो नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड अभी तक हमारी जो चेंबर्स से बात हुई, जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जीरो रेटिंग जो है वो खुल जाएगी, वो हमें दोबारा एग्जेम्पशंस मिलेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल्स टैक्स में शायद 1% कमी हो जाएगी, ये भी नहीं हो सका। अब ये इस पूरी सूरत हाल में ये कहना कि ये रिलीफ है या ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं फरिया, हम हर साल सवाल उठाते हैं कि क्या ये आम आदमी को रिलीफ देगा बजट या नहीं देगा। तो एक आम आदमी का इस वक्त सब में बड़ा कंसर्न ये है कि क्या उसकी नौकरी महफूज रहेगी या नहीं रहेगी। उसका सब में बड़ा कंसर्न ये है कि उसको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर उसका इदारा ही बंद हो जाएगा जहां वो नौकरी करता है, तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी, उसकी तनख्वाह भी चली जाएगी। तो इस वक्त इस कंसर्न को डील करने के लिए हुकूमत को कुछ मेजर्स लेने चाहिए थे, जो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आया इस बजट में। राइट, कंसिडरिंग कि इसको कोरोना बजट कहा गया है, सो कोरोना क्या यकीनन पैसे जरूर मुख्तस किए गए हैं, लेकिन अगर आपने इकॉनमी का पहिया चलाना है, और हमें बार बार प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि चलाना है, पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो फिर आपको वो इंसेंटिव्स जो चाहिए थे। सैफान का भी ख्याल है कि वो इधर नजर नहीं आ रहा है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक, फिर रिएक्शन की भी बात करेंगे।
एंड वेलकम बैक। तवक्कुआत क्या थी इस बजट के हवाले से? शाइखा खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, कंसिडरिंग कोरोना इज एन इंटरनेशनल इशू, सो क्या आप अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो क्या आप इंसेंटिव दे सकते थे? ग्रोथ का रेट बहुत ज़्यादा हाई आपकी गवर्नमेंट में भी नहीं था, ठीक है, मनफी में भी नहीं था, अभी आप कह रहे हैं टारगेट ज़्यादा है। व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? सबसे पहली बात है, झूठ नहीं बोलूंगा। हुकूमत का काम जब हुकूमत झूठ बोलना शुरू कर दे, अपने आप झूठ बोल रही है, बगैर किसी शर्म के झूठ बोल रही है। आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, 5.8 पे आपको मिला ये मुल्क, आपने कहा हमें 3 पे ले आए हैं, जब नंबर ऐड अप हुए 1.9 पे था, अभी मनफी 0.38 पे है, वैसा नंबर है, वो भी लोग कह रहे हैं उससे भी कम है। आप जो खुद नंबर्स दे रहे हैं, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, मैं तो बड़ी सरसरी तौर पे देखा है, कम से कम 1000 से 1500 का एडिशनल डेफिसिट छुपाया गया है इन नंबर्स के अंदर, झूठ बोलकर। आपने एक्सपेंडिचर को कम शो कर दिया, रेवेन्यू को ज्यादा शो कर दिया। नंबर्स की जगलरी है, 7% का डेफिसिट रखा, उसको बैकवर्ड्स वर्क किया और नंबर्स डाल दिए। सब जानते हैं, IMF भी जानता है, हम भी जानते हैं, ये मेरे भाई, मैं इनको नहीं जानता, ये भी एक्सपर्ट लगते हैं मुझे, ये भी जानते हैं कि ये नंबर सस्टेनेबल नहीं है। 12.3 का आपका डेफिसिट है पिछले साल का। कौन सा मुआवजा आपकी हुकूमत करेगी इस दफा डेफिसिट 12.3 से ज्यादा नहीं जाएगा? ये हकाइक हैं। अब आप जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है। आप ये बताएं ना कि इस डॉक्यूमेंट में वो कौन सा काम है जिससे मुल्क में ग्रोथ आएगी, जिससे जॉब्स बढ़ेंगे, जिससे बिजनेस बढ़ेगा, जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगी? कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? हुकूमत क्या करना चाहती है मुल्क के साथ? या तो आप लॉन्ग टर्म बात करते। देखिए, मैं वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे भाई यहाँ बैठे होंगे, ये डेफिनेटली नंबर्स को बेहतर जानते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियन होता है वो जरा एक डिफरेंट एंगल से मामला को देखता है। तो मैं देखता हूं कि हमने मुल्क को ग्रो कैसे करना है। मेरी सिर्फ एक टारगेट रहता है कि ग्रोथ कैसे आएगी। ग्रोथ हर चीज का हल है। इस हुकूमत की सबसे बड़ी गलती जो थी, इन्होंने जो पॉलिसी रेट बढ़ाया, जिससे आपकी डेट सर्विसिंग 1500 से 3000 में चली गई। ये 1500 अरब आपको हर साल अजाफी डेट लेकर पूरा करना पड़ता है। इस साल भी है। अगर ये 1500 ग्रोथ में चला जाता मुल्क में, आप आज हालात फर्क होते। 2 इश्यूज थे आपके पास, दोनों ग्रोथ ही मैनेज करता था, करंट अकाउंट डेफिसिट भी, फिजिकल डेफिसिट भी। इन्होंने उस चीज को इग्नोर किया, इन्होंने अपनी मंतक डेवलप की और वो फेलियर है। इनकी मंतक फेल हो गई, इनकी पॉलिसीज फेल हो गई। अब ये किसको डिफेंड कर रहे हैं? तो कभी कायद-ए-आज़म पे बात डालने के, कायद-ए-आज़म ने पॉलिसी बड़ी गलत बनाई थी। भाई 2 साल आपको हुकूमत में हो गए, रोना धोना छोड़ दें, या आपने 5 साल रोना धोना है? रोना है तो रोते रहें, क्योंकि पूरा मुल्क आज रो रहा है। जो पिछली हुकूमतें कर गई वो आपके सामने है। पिछली हुकूमतों ने आपको 5.8 की ग्रोथ दी, 4% में इन्फ्लेशन दी, आपको फिजिकल डेफिसिट बिल्कुल था लेकिन आज से बहुत कम था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, ग्रोथ का इशू होता है, उसको मैनेज किया जाता है। अब कोरोना ने आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया है, लेकिन उसका फायदा आम आवाम को क्या मिला? कि आपकी मुल्क की इकॉनमी ग्रो करेगी। मैं एक बड़ी रेडिकल बात करूंगा, आज जरूरत इस बात की है कि आप 5 से 8 ट्रिलियन रुपए के पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दें इस मुल्क में। आपको पैसा एक दिन में नहीं चाहिए होगा। इकॉनमी को बूस्ट देने का वाहिद तरीका, मुल्क को ग्रोथ देने का, जॉब्स क्रिएट करने का, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लाने का ये वाहिद तरीका है। बिल्कुल इसकी रिस्क हैं, लेकिन वो रिस्क आपको लेनी पड़ेंगी। यही वाहिद तरीका मेरी समझ में है। अच्छा शाहिद साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि आप जिस तरह फरीन ने भी पूछा कि अगर आप होते बजट किस तरह का होता? बार गवर्नमेंट ने कहा कि कंसिडरिंग हम ज्यादा नहीं डालना चाहते लोगों को, और सियासी फैसला, आपने कहा कि सियासतदान को सियासी फैसले करने चाहिए। सो कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि जो पेंशन में इजाफा नहीं किया, सियासी तौर पे ये इतना दानिशमंदाना फैसला नहीं था। योर कमेंट्स? देखिए, ये जो आपने पेंशन्स में इजाफा नहीं किया, आपने जो सैलरी है, खास तौर पे जो लोअर ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको रिलीफ देना जरूरी था, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी रही है इस हुकूमत के दौर में। अभी आके जब कोरोना ने इकॉनमी को डेसिमेट कर दिया,
उसके बाद से इन्फ्लेशन कुछ कम हुई है, लेकिन उससे पहले इन्फ्लेशन रही है, तो वो लोग गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने एक और बड़ी तल्ख हकीकत है कि आज पूरी वफाकी हुकूमत जो है वो 475 अरब पे चलती है, और जो आपकी पेंशन है वो भी तकरीबन 470 अरब पे पहुंच गई है। यानी जो आपका पेंशन का बर्डन है वो आज पूरी वफाकी हुकूमत चलाने के बराबर है। ये आप जो कहते हैं ना याशी करके हुकूमत ने खा लिया, पी लिया, ये सियासतदान लूट के ले गए, वो पूरी रकम 475 अरब है, और पेंशन भी 470 अरब पे पहुंच गई है। लेकिन इन लोगों को रिलीफ देना जरूरी था। आपको 50-100 अरब और लेना पड़े कर्जा तो वो लेकर रिलीफ दें, और जो सैलरी क्लास उसको रिलीफ दें, टैक्सेशन की रिलीफ दें। हमने दी थी, आपने उसको वापस किया, और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही मुल्क पर आए। तो लेकिन जो आपने बात की है, आवाज अगर आ रही है, जो बार बार पीटीआई कहती है 21% पीएम हाउस का खर्चा कम हुआ है, जिसका जिक्र किया उन्होंने बार बार। जी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? पीएम हाउस का उन्होंने कहा हमने खर्चा कम किया है, ऑस्टेरिटी ड्राइव के हवाले से एटलीस्ट सिंबॉलिकली जरूर वो कह रहे हैं हमने अचीवमेंट की है। जी बहुत मुबारक हो, पीएम हाउस का खर्चा कम किया है। मैं तो पीएम हाउस रहता ही नहीं था। उसके अपने खर्चे हैं पीएम हाउस के, आप नंबर उठा के देख लें, फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में 1 पैसे की कमी नहीं हुई है। पीएम हाउस के बजट में देख लें, मेरा नहीं ख्याल को पैसे की कमी हुई हो। ये बड़ी घटिया सी बातें, कब्ज़रफी की बातें होती है जो की जाती हैं। आप मुल्क का देखें आपने क्या हाल कर दिया। मैं तो कहता हूँ यार पीएम हाउस ज्यादा खर्चा करें, मुल्क के हालात को बेहतर करें। सो कुछ अब सैफान भी यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। सैफान खासतौर पे क्योंकि आप तो इकॉनमी को अच्छी तरीके से फॉलो भी करते रहे, जो हमाद अजहर ने इशारे किए पुरानी गवर्नमेंट के हवाले से मौजूद है अब्बासी साहब, उनसे क्वेश्चन कर मैं शायद साहब पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी फरिया ने भी बोला कि अगर आपकी हुकूमत होती तो क्या आप मुख्तलिफ बजट देते, क्योंकि आप क्या ये एक्नॉलेज करेंगे कि ये जो वक्त हुकूमत ने देखा है, ये यानी एक तरफ आप टैक्सेस बढ़ा नहीं सकते, आपको अपने डेफिसिट्स भी मैनेज करने हैं और ग्रोथ भी रिवाइव करनी है, यानी 3 चीजें आपको एक साथ अचीव करनी है। मैं भी आपसे एग्री करता हूं कि रेवेन्यू टारगेट्स एम्बिशियस रख दिए, झूठ बोला, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल इससे कबल किसी हुकूमत को ऐसा सामना करना पड़ा है? शाहिद खान अब्बासी साहब, नहीं, सूरत हाल क्रिएट किसने की है? सूरत हाल आपने खुद क्रिएट की है। अगर आप क्रिएट करेंगे, आप जिस सूरत हाल में आए थे उससे मुवाजना करें। 5.8% ग्रोथ थी, 4.6% इन्फ्लेशन थी, और मुल्क के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आप देख लें, मार्केट का कॉन्फिडेंस देख लें। आपने उसको लेकर आगे बढ़ना था, आपने सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे बताएं, कोई मुल्क भी 5.8 से 1.9 में एक साल में आ सकता है? आपके पास अगर आप सिर्फ सीपैक को ही जारी रखते, आपको 2.5% ग्रोथ तो सीपैक दे रहा था। लेकिन शायद साहब ये जो अनप्रेसिडेंट टाइम, जो नए टैक्स नहीं लगा सकते, चलें ये तो ठीक है कि हम ग्रोथ को आप देखें, आपने बड़ा अच्छा वक्त दिया था, लेकिन ऐसा वक्त आया कि हम नए टैक्स ही नहीं लगा सकते, यानी रेवेन्यू सोर्सेज अपने बढ़ाने के लिए क्या करें? तो आप क्या सजेशन देते हैं? आप भी बेहतर समझते हैं मईशत, और हम सबसे तो बेहतर ही समझते हैं, क्या किस तरह टैक्स बढ़ाए गवर्नमेंट अपना इस सूरत हाल में? रिसेशन के अंदर आप क्या टैक्स बढ़ाएंगे? जिन लोगों के खाने को नहीं है उन पे आप क्या इजाफी टैक्स लगाएंगे? आपने तो टैक्स लगा दिए, 200-250 अरब तो आपने पेट्रोलियम लेवी में लगा दिया है, वो भी आम आदमी की जेब से जाता है। आपने ये जो रेवेन्यू टारगेट्स की बात कर रहे हैं, ये कौन पे करेगा? ये लोग ही पे करेंगे। वो नहीं पे करेंगे तो सूद लेंगे, फिर और आप टैक्सेशन करेंगे। ये तो हम बड़े विशियस साइकिल में दाखिल हो गए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज जरूरत है कि मुल्क में एक चार्टर ऑफ द इकॉनमी हो, ये फैसला कर लें कि हमें किस तरह मुल्क की इकॉनमी को लेकर आगे बढ़ना है। आप देख लें कि हमारे डिफेंस की ग्रोथ सिर्फ 5% है, जहां इन्फ्लेशन डबल डिजिट रही हो। 5% डिफेंस ग्रोथ का क्या मतलब है? कि आप डिफेंस आपको वीक हो गया, वो तो इन्फ्लेशन पूरी नहीं कर रहे आप। फिर आपकी जो डिवैल्यूएशन हुई है, डिफेंस के ज्यादा खर्चात जो है डॉलर्स में वेस्ट होते हैं, जो आपने रुपये की डिवैल्यूएशन कर दी, तो रुपीज में जब आप देखते हैं तो आपकी तो आपने दिफाई सलाहियत भी आपने कमजोर कर दी। ये बड़े मुश्किल हालात हैं। इसमें एक मेजर आपने शायद साहब, आपकी हुकूमत में आखिरी जो बजट था, मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त आप लोगों ने इनकम टैक्स रिलीफ दिया था और बड़ा वेलकमिंग था, बड़ा उसका पॉजिटिव इंपैक्ट था। वो आप समझते हैं कि समथिंग के उस तर्ज पे कुछ किया जा सकता था शायद साहब? जी देखें, उसको कंटिन्यू करने की जरूरत थी। हमने पाकिस्तान में हर जो लॉबी समझे या फोर्स, उसका मुकाबला करके वो किया था।
ये मिफ्ता इस्माइल साहब और मैंने मिलकर हमने हर जगह चैलेंज किया। आप यकीन करें उसका वर्स्ट इम्पैक्ट जो था वो 38 अरब रुपया था, रिलीफ बेपनाह थी। वो अगर आप देते आज उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलते पाकिस्तान में, तो फिर आप लोगों को टैक्स नेट पे ला सकते थे। जब आपका टैक्स नेट 32-32% पे होगा, कोई नहीं आएगा। जब लोगों को पता है कि 5, 10, 15% 3 टैक्स रेट्स हैं, लोग आएंगे नेट के अंदर। ये इंसेंटिव देकर ही आप, मैं कोई मुआवजात नहीं होते नेशनल इकोनॉमी के, आपको इसी किस्म के मेजर्स लेकर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ता है, लोगों को टैक्स नेट में लाना पड़ता है, फिर जाकर मामला आगे चलता है। अच्छा, और आज भी हमाद साहब ने कहा, हमाद साहब ने कि 5000 अरब जो हमने सूद दिया है उसकी वजह आपकी गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने कर्जे लिए इसलिए हमें सूद देना पड़ा। इस पर कुछ कहेंगे? जी बड़ा आसान जवाब है। जो हमने कर्जे लिए थे उस वक्त सूद 1500 अरब था। आपका सूद कैसे 3000 अरब पे चला गया? क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती की, पॉलिसी रेट को फ्लक्चुएट किया, 6% से लेकर 13.25 पे चले गए। उसकी मंतक स्टेट बैंक बताए ना। आपने सिर्फ हॉट मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए 13.25% पे आपने ये रेट रखा। मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखाएं जिसका पॉलिसी रेट 2 साल में 6 से 13 पे गया हो और वापस 7 पे आया हो। जी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब तक पे ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दूसरा बजट आज पेश किया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खान भाई साहब, आपको याद बार बार किया है आज हमाद अजहर साहब ने। एक सवाल तो आपसे पूछ लिया है सैफान ने, बाकी भी जो मामला उन्होंने किए, उन्होंने कहा तजारती खसारा 32 अरब डॉलर की हद तक पहुँच चुका था, जबकि गुज़श्ता 5 सालों में एक्सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ था। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर पर था। सो ये हकीकत ही बयान करें, वो ये मसले तो उनको थे। ये तो आजकल कमीशनों को बड़ा रवाज है, कमीशन बना लें, हमें अंदर कर दें, अगर यही हाल है। मैं सबसे पहले इतराफ़ करता हूँ इस बात का कि जब भी मुल्क में ग्रोथ होती है उसके 2 इश्यूज आते हैं। एक करंट अकाउंट डेफिसिट का होता है, एक फिजिकल डेफिसिट का होता है। फिजिकल डेफिसिट ग्रोथ के जरिए कंट्रोल हो जाता है। करंट अकाउंट भी ग्रोथ का फिनोमिना होता है। जब आपकी एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट ग्रोथ में लैग होता है, उसके बीच में आपको वो कवर करना पड़ता है। यू हैव टू मैनेज इट। पूरी दुनिया उसको मैनेज करती है, तो ये रोने से नहीं होगा। अब मुझे वो जवाब दे दें कि आपने मुल्क के अंदर जो 5.8 को मनफी 0.4 पे ले आए हैं, इसका कोई जवाब है? इसको आप मैनेज कर सकते हैं? हमने तो मैनेज किया ना। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको मैनेज किया और वो ग्रोथ से कवर हो जाता। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई क़यामत नहीं आई। तो ये बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने किया, गलत किया, सही किया, वो वक्त गुजर चुका है। अब आप बताएं, आप कोरोना ने आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 0 कर दिया ना। आप मुल्क की मईशत बंद कर दें, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 0 हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये तरीका होता है इकॉनमी को मैनेज करने का? तो इसलिए बड़े सोच समझ के साथ, बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से हुकूमत चलानी पड़ती है। दूसरों को गालियां देने से हुकूमत नहीं चलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा जवाब बड़ा सीधा है। 5.8% ग्रोथ थी, फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी, मुल्क के अंदर कोई स्कैंडल नहीं था। मैं देख रहा हूँ जो नंबर्स आ रहे हैं आपके टीवी चैनल पर, हर चीज हमारी हुकूमत की पॉजिटिव थी। आखिरी साल में भी इसके बावजूद के एक चलती हुकूमत को तोड़ा गया। हमने फिर वो हुकूमत रिवाइव की, पॉलिटिकली रिवाइव की, इकोनॉमी को जारी रखा और हमने प्रूव किया कि एक हुकूमत जिसको सडनली तोड़ दिया गया हो उसको भी चलाया जा सकता है। आपको तो चलता हुआ मुल्क मिला था, आपने क्या किया उसके साथ? तो ये इनका दूसरा नहीं, तीसरी इनकी बजट की स्पीच है। यही रोते रहेंगे। इनको अल्लाह ने अगर 5 साल दिए, आखिरी दिन भी यही रो रहे होंगे। तो ये रोने से काम नहीं चलेगा, अब आपने काम करना है। अच्छा फरिया, तो मेरे जहन में एक सवाल था, मैंने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं। वो बुनियादी तौर पे ये था, अली नासिर साहब, या मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे कि खाकान अब्बासी साहब वाज ऑलवेज अक्यूज्ड of conflict of interest
when it came to aviation industry. What does he have to say now जब बजट बन रहा है and virtually so many scandals are now afloat, अगर आप देखें, और इतना ज़्यादा conflict of interest है, तो इनको तो अक्यूज करते थे, अब इनको अपने अपोनेंट्स को भी उसी तरह अक्यूज करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सो मेनी पीपल आर इन दैट लिस्ट इन पार्लियामेंट. वेरी वेल सर. जी, तो अब उस लंबी लिस्ट में इतने लोग हैं, आपको मैं बताऊं कि मैं उनका नाम लेना शुरू करूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाए. तो अब व्हाट शुड बी देयर लाइन ऑफ एक्शन, कि ये भी क्वेश्चन करें ना. देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, खाकाना भाई साहब आप लोग क्यों नहीं उठाते इस बात को? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात है, ये हुकूमत तो है ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. पाकिस्तान में जितनी कॉन्फ्लिक्ट इस हुकूमत के अंदर है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ. यानी 1/3 मुल्क की शुगर के मालिक काबीना के टेबल पर, वज़ीर-ए-आज़म की टेबल पर बैठे हुए हैं. कीमत 60% बढ़ जाती है मुल्क में चीनी की. ना हुकूमत कोई कदम लेती है, ना आज तक लिया है कदम. पहला कदम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये 55 रुपए की चीनी इसको 70 रुपए में बेचें, 90 में ना बेचें. ये हालत है हुकूमत की. कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट जो मुझ पे बात की जाती है, मैं हमेशा तैयार हूँ उसके लिए. मैंने एक इदारा बनाया इस मुल्क में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मेरी बड़ी छोटी सी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसके अंदर. और मैंने कभी भी किसी एविएशन सेक्टर, 5 साल में वजीर रहा, किसी एविएशन सेक्टर के मामले में मैंने कभी मुदाखलत नहीं की. किसी अफसर से पूछ लें, किसी और से पूछ लें, मुदाखलत हो क्या सकती है. अब जैसे PIA है, मैंने नवाज शरीफ साहब को भी अभी नहीं, मैंने 97 में जब मैं चेयरमैन था PIA का, मैंने कहा था इसको प्राइवेटाइज कर दें. ये पब्लिक सेक्टर में एयरलाइनें नहीं चलती, दुनिया में नहीं चलती, हम कैसे चलाएंगे. उस वक्त जब मैं था, 1 पैसा भी लायबिलिटी PIA की हुकूमत पर नहीं थी. 1 पैसे का कर्जा नहीं था, 1 पैसे के गारंटीज नहीं थी. 12 अक्टूबर 99 हमने छोड़ा. PIA अपनी बैलेंस शीट पे 13 अरब रुपए का मकरूज था, जो कि हर कंपनी होती है. आज PIA कम से कम 500-600 अरब रुपया हुकूमत पाकिस्तान के ज़ाया कर चुका है. इसका जवाब किसी के पास है? हमने अपने ज़माने में भी एंड वी कैन से कि इसमें आपके 5 साल दोबारा भी हैं, बट PIA रिवाइव नहीं. मेरी उस वक्त भी राय थी, आज भी राय है कि इसको प्राइवेटाइज कर दें. और हमने कोशिश भी की थी, जो अदालतों ने उसका हशर किया, जो सियासी तौर पे हशर हुआ, वो सब जानते हैं. लेकिन उस वक्त ही प्राइवेटाइज होती. बट अब्बासी साहब, अगर हम देखें जो प्राइवेटाइजेशन मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुई है, क्या उसका फ़र्क पड़ता है अवाम को? अगर पाकिस्तान की एग्जाम्पल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज खत्म हो जाती हैं. जब आप PIA पे आज 40 से 60 अरब रुपया सालाना आपका खर्चा आता है, जब PIA आपके हाथ में नहीं होगा तो ये खर्चा बच जाएगा. जब हमने गवर्नमेंट में आए हैं, स्टील मिल पे 20 से 25 अरब रुपया साल का खर्च होता था, नुकसान होता था. हमने एक ही उसका हल था, हम उसको बंद कर दिया, और वो नुकसान 3.5 अरब पे चला गया. जी ठीक, आज दिन बजट का है, लेकिन क्विकली एक सियासी सवाल भी कि नैब ने रिकमेंड किया है शहबाज शरीफ साहब टेस्ट कराने के लिए कोरोना का, आइदर फ्रॉम आगा खान लेबोरेटरी और फ्रॉम शौकत खानम. योर कमेंट्स ऑन दैट? देखिए, मैं किसी की घटिया सोच के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ. ये बड़ी कमजरफी है, बड़ी छोटी सोच है, और ये हुकूमत की सोच है. नैब आज इंडिपेंडेंट